नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी कोनों में हम लोग पहुंच चुके हैं। किसी दिन अवध क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, किसी दिन हम लोग पहुंच रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसी दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और किसी दिन हम लोग पहुँच रहे हैं बच्चे तराई क्षेत्रों में। तो आज फिर हमारी ज़रूरत है वो तराई क्षेत्रों की तरफ पहुंच चुका है। बहुत सारे बच्चे अपने ज़िलों को लेकर के कमेंट करें, सर प्लीज़ चित्रकूट का बना दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज़ बलिया का बना दीजिए। आएंगे धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में धीरे धीरे ही हम लोग आएंगे, तो परेशान ना होइए, सब जगह आएंगे। अब बात करते हैं बच्चे बलरामपुर का। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो बलरामपुर है, इस बलरामपुर की जब हम चर्चा करते हैं तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये तराई क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है? बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर को समझो कि बलरामपुर क्या है? तराई क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र का हिस्सा है बलरामपुर। ध्यान से समझो, क्या है भाई? तो तराई क्षेत्र का हिस्सा है। अगर हम इस बलरामपुर पर चर्चा करें तो यहाँ पर समझना कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्या? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है बलरामपुर। और हमने आपको कई बार बताया है कि नेपाल से यूपी के 7 जिले लगते हैं और उसी में से एक है। क्या बच्चे? उसी में से एक है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हिमालय की जो शिवालिक पर्वतमाला है, क्या हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और शिवालिक श्रेणी में ही बलरामपुर बच्चे आप देखोगे तो स्थित है। इसी तरीके से अगर बलरामपुर की हम चर्चा करें तो यहाँ पर समझना कि रेत की उत्पत्ति बहुत होती है। क्या बच्चे? बालू की उत्पत्ति बहुत होती है। और रेत की उत्पत्ति होने के कारण जो बलरामपुर क्षेत्र है, इस बलरामपुर को आप समझ सकते हो कि रेत की उत्पत्ति होने के कारण बच्चे भवन निर्माण के लिए भी लोकप्रिय है। और भवन निर्माण और अन्य जो इमारतें बनती हैं उसके लिए बहुत ही लोकप्रिय है बलरामपुर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बलरामपुर है, इसी नाम से छत्तीसगढ़ में भी एक ज़िला है। तो अगर गूगल पर कुछ चीज़ सर्च करिए तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बलरामपुर में हम उत्तर प्रदेश को सर्च करेंगे, न कि छत्तीसगढ़ को। क्या बच्चे? न कि छत्तीसगढ़ को। अब यहाँ पर समझो, एक मंदिर है जिसका नाम है देवी पाटन मंदिर। बलरामपुर से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है, देवी पाटन मंदिर। दरअसल देवी पाटन मंदिर है क्या? तो देवी पाटन जो मंदिर है, क्या बच्चे? देवी पाटन अगर मंदिर को देखोगे तो ये बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है। क्या? बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में स्थित है। बलरामपुर का तुलसीपुर जो तहसील है ये यहाँ पर स्थित है, इस बात को समझो। और बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्या भाई? बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस अगर बात करें यहाँ पर मंदिर को, तो ये माँ पाटेश्वरी देवी को समर्पित है मंदिर। क्या? माँ पाटेश्वरी देवी को समर्पित है मंदिर। और बलरामपुर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। क्या भाई? माँ पाटेश्वरी देवी को समर्पित ये जो मंदिर है बलरामपुर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। और चैत्र के महीने में, चैत्र माह में यहाँ मेला लगता है, देवी पाटन मेला। तो अगर कोई पूछ ले देवी पाटन मेला यूपी में कहाँ पर लगता है, तो साहब देवी पाटन जो मेला है वो यूपी में लगता है, बलरामपुर में। और किस महीने में लगता है? तो चैत्र के महीने में लगता है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो यदि बलरामपुर से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे यहाँ पर गए होंगे और घूमे होंगे। कमेंट करके बताना कैसा रहा अनुभव। इसी तरीके से अगर बात करें सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना की गई थी कब? 1988 में। कब बच्चे? 1988 में। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में है। बलरामपुर में, कहाँ कहाँ पर? बलरामपुर में है, इसके अलावा गोंडा में है। क्या? बलरामपुर के अलावा गोंडा में है और गोंडा के अलावा श्रावस्ती में। तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों में जिलों में इसका विस्तार है। और परीक्षा में पूछा जाए कि साहब स्थापना कब हुई? उत्तर क्या होगा? 1988 में। कब? उत्तर क्या होगा? 1988 में। अब देखो जयाप्रभा गांव, जयाप्रभा गांव एक ऐसा गांव है जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नानाजी देशमुख के द्वारा की गई थी। और इस जयाप्रभा गांव को बलरामपुर का पहला आदर्श गांव माना जाता है। क्या? बलरामपुर का पहला आदर्श गांव माना जाता है। बलरामपुर का पहला आदर्श गांव माना जाता है। ध्यान समझना, जो आदर्श गांव के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ बलरामपुर के इस जयाप्रभा गांव में उपलब्ध है। इसलिए इस गांव का बड़ा ही महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। तो बलरामपुर का जो जयाप्रभा गांव है ये पहला आदर्श गांव है और बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। क्या है? बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कोयलाबास। कोयलाबास क्या है बच्चे? तो कोयलाबास को बलरामपुर का मनाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयलाबास को बलरामपुर का मनाली कहा जाता है। बलरामपुर का
मनाली अगर कहेंगे तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोयलाबास को कहते हैं बलरामपुर का मनाली। क्यों कहते हैं भाई बलरामपुर का मनाली? उसका कारण ये है कोयलाबास को बलरामपुर का मनाली कहने के पीछे कि साहब पर्यटक स्थल जो प्राकृतिक यहाँ पर दृश्य है ना, बड़े ही शानदार हैं। प्राकृतिक जो दृश्य आपको मिलेंगे यहाँ पर, प्राकृतिक दृश्यों के लिए शानदार प्राकृतिक दृश्य आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान से समझो, अपने शानदार प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है कौन सा? तो शानदार प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है कोयलाबास। क्या भाई? शानदार प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है क्या? तो ये कोयलाबास। और इसके अलावा देखोगे ना तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर है। क्या? भारत नेपाल की सीमा पर है, इसलिए अगर देखोगे तो व्यापार के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। भारत नेपाल के बीच में जो ट्रेड है उसके लिए भी बड़ा ही लोकप्रिय है। तो कोयलाबास क्षेत्र को ध्यान रखना। इसको हम बोलते क्या है? मनाली बोलते हैं। क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? मनाली बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में। क्या? एक ऐसे मंदिर के बारे में साहब जिस मंदिर में कोई मूर्ति तो नहीं है लेकिन बड़ा ही लोकप्रिय है। क्या? एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर में कोई मूर्ति तो नहीं है लेकिन बड़ा ही लोकप्रिय है बच्चे, लाल पत्थर का बना हुआ है और मुंडन के लिए लोकप्रिय है। क्या? ये अगर हम बात करें तो बलरामपुर के राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनाया गया लाल पत्थर का बना ये जो मंदिर है, ध्यान से सुनना, लाल पत्थर का बना मंदिर अगर देखा जाए तो जो मुंडन संस्कार होते हैं ना, इसके लिए लोकप्रिय है। पुराना मंदिर है लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई विशिष्ट मूर्ति नहीं है पर बहुत ही शानदार और भव्य है। और इसके अलावा बलरामपुर में जो तुलसीपुर देवीपाटन मंदिर के बाद में ये दूसरा सबसे लोकप्रिय मंदिर है जिसको कि आप देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर सिटी पैलेस के। देख लो भाई, जो सिटी पैलेस है इतना भव्य है ना, क्या ही बताएं सिटी पैलेस के बारे में। इस सिटी पैलेस को देख लो या फिर मुंबई का जो विक्टोरिया आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ये देख लो, है ना। अगर बात करा जाए तो 1870 के आसपास में बना है ये। क्या? 1870 के आसपास में बना है सिटी पैलेस। क्या भाई? 1870 के आसपास में बना है सिटी पैलेस। इसमें लगभग 150 कमरे हैं। कितने कमरे हैं भाई साहब? 150 कमरे हैं इस सिटी पैलेस में। और इस सिटी पैलेस की खास बात यह है कि बहुत सुरक्षित है। क्या भाई? बहुत सुरक्षित है। जो यहाँ के महाराज ने जब इसको बनवाया था ना, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सुरक्षित बनाया था, अभेद्य तरीके से बना हुआ है ये सिटी पैलेस। और इसका अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है ना मुंबई का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसकी तरह इसकी संरचना दिखती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है इसकी तरह दिखती है क्या इसकी संरचना? तो याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है इसकी तरह में इसकी संरचना देखने को मिलती है। ये भी थोड़ा सा नोट कर लो। सिटी पैलेस की हमने बात कर लिया। हनुमानगढ़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी में दो चीज़ें लोकप्रिय हैं। एक तो ये भाई कि हनुमानगढ़ी है तो ऑब्वियस है कि हनुमान जी का मंदिर है। क्या? हनुमान जी का मंदिर है। प्लस यहाँ पर पोखरा तालाब आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। क्या? मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो मंगलवार व शनिवार को सर्वाधिक भीड़ देखने को मिलती है। कहाँ पर? मंगलवार व शनिवार को सर्वाधिक भीड़ देखने को मिलती है बच्चे। इस बात को समझना, हनुमानगढ़ी में। क्या? हनुमानगढ़ी में। आगे चलेंगे और अगला है नीलबाग पैलेस। क्या? नीलबाग पैलेस, ये भी आप देखोगे तो यहाँ के महाराजाओं के द्वारा ही बनवाया गया है। बड़ा ही आकर्षक महल है, बड़ा ही शानदार महल है। तो नीलबाग पैलेस की बात करें, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? बलरामपुर में। अब देखो बच्चे, बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, क्या बलरामपुर का जो एक जिला एक उत्पाद है वो खाद्य प्रसंस्करण दलहन है। क्या? बलरामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण दलहन है। बलरामपुर अपने मसूर के दाल के उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। क्या? बलरामपुर अपने मसूर के दाल के उत्पादन के लिए बच्चे बहुत जाना जाता है। तो ये कुछ बलरामपुर से संबंधित बातें हैं। जहाँ पर हमने बताया देवीपाटन मंदिर, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। देवीपाटन मंदिर में जो मेला लगता है चैत्र के महीने में, वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि हमने बताया क्या, कोयलाबास क्षेत्र जो कि आकर्षक है बलरामपुर का, मनाली इसको कहेंगे। इसके अलावा हमने आपसे बताया जो सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखना बच्चे, बलरामपुर के क्षेत्रों में थारू नामक एक समुदाय भी निवास करता है। थारू नामक जो समुदाय है, इस समुदाय जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है, उसकी भी निवास स्थान के लिए आपको बलरामपुर में ही दिखाई देगी सारी चीज़ें। और याद रखना कि बलरामपुर में उनके लिए एक संग्रहालय की भी व्यवस्था की गई है। तो प्यारे बच्चे, आज का जो सेशन है बलरामपुर, उसमें इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और कोई जगह जिस पर आप चाहते हैं कि अलग से वीडियो बनाया जाए, कमेंट करके जरूर बताना, उस पर और डिटेल में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।